हाँ भाई दोस्तों, तो राधे राधे। सीरीज चल रही थी अपनी, टेस्ट सीरीज अपन चला रहे थे। कुछ प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। पहले की क्लासों में अपन ने कुछ प्रश्नों को सोल्व किया भी था, समझने की कोशिश भी की। और आप लोगों का जो लगाव है, आप लोगों का जो उत्साह है, आप लोगों की जो उमंग है, आप लोगों का जो जोश है, वो भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता जा रहा है। बहुत सकारात्मक रूप में है ये कह सकते हो कि आप सफलता के लिए ये अच्छे संकेत हैं एक तरीके से, है ना। आपको एक रुझान दिख रहा है कि इस प्रकार से, किस प्रकार से जो है ना हम सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल आप सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हो, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो। और यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। जिस तरीके से, जिस मेहनत से और जिस एक कह सकते हैं कि नई रणनीति के साथ में आप तैयारी कर रहे हो। मैं कुछ नोट करता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके उत्तर गलत हैं या सही हैं। मैं एक अंदाज़ा लगा लेता हूं उत्तरों को देख करके कि किस बच्चे की तैयारी किस लेवल से चल रही है। और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं ना, उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद, उनके आंसर देने के तरीके देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि देखो कोई कठिन प्रश्न आ जाता है, बहुत लेवल वाला प्रश्न आ जाता है, तो आपको उत्तर देने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये अंदाज़ा लगा लेता हूं उत्तर को देख करके कि बालक की तैयारी किस लेवल की चल रही है, बालक किस सोच तक चल रहा है। तो आप भले ही उत्तर गलत दे रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रश्न रीट लेवल का नहीं है, इसलिए बालक क्या दे रहा है, इसका उत्तर गलत दे रहा है। बाकी जितने रीट लेवल के संदर्भ के प्रश्न हैं, उन सब के उत्तर आपके लगभग क्या आ रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। और बस यही रीट का लेवल लेना है ना। जो उलझते हैं बड़ों से उलझते रहना दो, अपन छोटे ही सही, गरीब ही सही ना। एक गरीब जो होता है, कहता ना अमीर बनने के लिए एक बार गरीब होना जरूरी है ना। जिसने गरीबी देखी नहीं है उसको क्या पता कि अमीर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो अपन तो क्या गरीबी से निकले हैं दोस्तों, तो अपन को गरीब प्रश्न ही रहने दो। अपन इससे ही अपनी एक नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ में अपन कुछ न कुछ नया कर बैठेंगे, है ना। तो ज्यादा प्रश्नों में, अब लेवल वाले प्रश्नों में उलझने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। लेवल प्रश्न केवल सारे टीचर इसलिए लाते हैं कि वो अपनी एक पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को एक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के लिए इतना भारी प्रश्न लेकर के आते हैं, ताकि बालकों को लगे कि गुरुजी के पास में कुछ कंटेंट अच्छा है। सब टीचर करते हैं, मैं भी कभी कभी लेकर के आता हूं आपके सामने। लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता हूं हर प्रश्न के साथ में कि ये आपके रीट लेवल का प्रश्न है या नहीं है। तो ये आप भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल मैं अंदाजा लगाऊं कि ये रीट लेवल का है कि नहीं है। पुराने पेपर देखिए, पुराने पेपर को पढ़िए, रीट शिक्षण वीडियो से ही नहीं, सारी विषयों के पढ़िए। आपको एक अनुमान लगेगा, आपको एक अंदाजा लगेगा कि तैयारी कैसे करनी है और तैयारी किस रुझान से करनी है, किस तरीके से करनी है। ये सारा का सारा पता आपको कहां से लगेगा, उस पुराने पेपर पढ़ने से ही लगेगा दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, केवल चाहने से कुछ नहीं होता। कभी कभी मैं आपको एक शेर सुनाता हूं ना, सुन भी रखा होगा, मेरा बहुत फेमस है ना, मेरा बहुत ही पॉपुलर हुआ था शेर कि हमें कुछ इस तरह से सफलता नहीं मिलती, हमें कुछ इस तरह से सफलता नहीं मिलती जैसे जेठालाल को बबीता नहीं मिलती, है ना दोस्तों। तो ये जो किसे चाहने से कुछ नहीं होता है ना। अगर जेठालाल को चाहिए कि नहीं मुझे तो बबीता को चाहिए, बबीता को मेरे साथ आए, बबीता के साथ मुझे रहना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, अपना जो हेल्थी शरीर है उसको थोड़ा बहुत फिट करना पड़ेगा, तो उन चांस बन जाएंगी, वो मिल सकती है। मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं, चांस बन जाते हैं। तो पहले उस लेवल तक जाइए जिसको आप पाना चाहते हो। रीट पाना तो रीट के लेवल तक जाइए, है ना, पाना चाहने की कोशिश में। फिर आपको मिलने की एक आप जो उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तो एक वो हो जाएगी, हाँ मिल सकती है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो फिर चाहने से कुछ नहीं होता है, अंदर से कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, कुछ कर्म भी करना पड़ता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है ना। रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है। और मैं तो आपको जब भी कहता हूं ना, जब जब आपके पास में सफलताएं नजदीक आएगी, जब जब आपकी मंजिल आपके नजदीक आएगी, तब तब आपके सामने अवधान भी बहुत आएंगे, तब तब आपके सामने मनमुटाव, मन को घुमाने के लिए रास्ते भी बहुत आएंगे। सारी फर्जे काम आपको, अपन को तभी सूझते हैं जब अपनी मंजिल पास आती है। जैसे जैसे रीट एग्जाम पास आएगा ना, तैसे तैसे अपन की पढ़ाई कम तो होती जाएगी और दूसरी चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ये क्या है ना, भगवान आपके पुरुषार्थ के प्रति लगन देखना चाहता है कि इस बालक में कितना दम है कि ये पुरुषार्थ में लगा हुआ रहे, अपने कर्म में लगा हुआ रहे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और जो पुरुषार्थ और जो कर्म का अनुशासन तोड़ता है ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता दोस्तों। ये लिख करके ले लेना, आपके पुरुषार्थ का अनुशासन, आपके कर्म का अनुशासन ही आपको सफलता एक दिन दिला करके रहेगा। बाकी जितनी भी रास्तों में संभावनाएं आती हैं उनको क्या कर देना दोस्तों, दूर कर देना। सारे काम क्या करने हैं आपको, एग्जाम के बाद करने हैं। इसीलिए किसी भी काम को, हाँ बिल्कुल जो आप सोच रहे हो ना, वो काम भी अभी आपको नहीं करना है। वो भी अपन कब करेंगे भाई, परीक्षा के बाद, है ना। शायरी का कभी कभी, है ना, जितने भी काम आ रहे हैं ना दोस्तों, वो कब करने भाई, परीक्षा के बाद। चलिए अपन बिना समय गंवाए, जैसा कि हर बार की तरह मेरी आदत है कि मैं सीधे सीधे प्रश्न पर चलता हूं और सीधे सीधे आपको आज के पहले प्रश्न पर लेकर के जाता हूं। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व हैं भाई।
किसको पूछ रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है ये, पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है, पाठ्यचर्या की बात कर रहा है। और क्या पूछ रहा है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो पाठ्यचर्या को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। पूछ रहा है भाई परंपराएं, जनमत, समाज की आवश्यकता या उपयुक्त सभी। यहां पे देखिए दोस्तों, ये पाठ्यचर्या की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है भाई यहां पे समाज की आवश्यकता, जनमत या परंपराएं। तो देखिए पाठ्यचर्या को ये तीनों के तीनों तत्व प्रभावित करते हैं, यानी कि परंपराएं भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि कुछ रीति रिवाज होते हैं जो बालक जानबूझ करके देखते हैं, तो उनको अध्यापकों को क्या करना पड़ता है, उन चीजों को मानना पड़ता है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, परंपराएं भी है ना। कुछ जनमत, जनमत का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह जो कह देता है कि ये नहीं और ये सही, उन चीजों को भी स्वीकार करना पड़ता है, और समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन तीनों चीजों को पाठ्यचर्या में समावेश करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला उत्तर जो है वो आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अरे ये लीजिए भैया ना, गरीब प्रश्न, आज भी थोड़ी दिक्कत हो गई, खैर कोई बात नहीं। जिस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी, जिस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देखते हैं वह है, भाई ए पूछ रहा है भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वस्तुओं को अध्यापक और बालक अर्थात शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों साथ साथ देखते हैं, साथ साथ उनकी क्रियाएं चलती है। मतलब एक कोई वस्तु है जिसको उस अध्यापक भी उसी समय देखेगा जब बालक देखेगा, या बालक भी उसी समय देखेगा जब अध्यापक देखेगा। दोनों जने यानी दोनों शिक्षक एवं शिक्षार्थी है ना, ये दोनों लोग एक ही वस्तुओं को एक साथ में एक ही समय में देखते हैं। ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है दोस्तों, है ना। पहला ऑप्शन है आपके सामने योजना विधि, है ना, जिसको अपन परियोजना विधि, प्रयोजना विधि भी कहते हैं, किलपैट्रिक वाली। दूसरी है आपकी समस्या विधि, है ना, जिसको अपन समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। तीसरी आपकी भ्रमण विधि, जिसको अपन कौन सी कहते हैं दोस्तों, पर्यटन विधि भी कहते हैं दोस्तों। कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों, पर्यटन विधि भी कहते हैं। और एक है आपकी कहानी विधि। तो ये कह रहा है भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक वस्तु को एक ही समय में दोनों एक साथ देखते हैं ना दोस्तों, तो वह जो विधि हो जाएगी वो योजना विधि तो नहीं होगी, क्योंकि योजना विधि में क्या होता है कि बालक को एक काम दे दिया जाता है, बालक घर पे काम कर रहा है, तो बालक जिस वस्तु को देखेगा अध्यापक साथ में नहीं होगा। समस्या विधि चिंतन तर्क के आधार पर होती है, तो इसमें भी कोई वस्तुओं को देखने की बात ही नहीं है। और कहानी विधि में भी ये संभव नहीं है। तीनों ऑप्शन अपने आप अपने कट जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन कटने के बाद में चौथा ऑप्शन बचता है जिसे अपन कहते हैं भ्रमण या पर्यटन विधि। यह आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या उत्तर सही होगा, भ्रमण विधि। जब कभी भी अपन घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि जिस वस्तु को अध्यापक देखेगा उसी वस्तु को उसी समय बालक भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, भ्रमण विधि। या कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, पर्यटन विधि। आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है भैया ना, है ना। छोटे छोटे प्रश्न हैं आज, ज्यादा हैवी प्रश्न भी नहीं है, बहुत नॉर्मल से प्रश्न है। शिक्षण, है ना, शिक्षण के दौरान बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। यह प्रश्न है, बिल्कुल मेरा पसंदीदा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ना, बहुत है ना, बिल्कुल। शिक्षक के दौरान बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। यानी कि चार ऑप्शन है आपके सामने, एक है उद्देश्य, एक है प्रस्तावना, एक है पूर्व ज्ञान और एक है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रश्न क्या पूछ रहा है, बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका कौन निभाता है। पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करो। दो चीजें होती है दोस्तों, एक होती है एक होता है बालकों के व्यवहार को आयोजित करना, एक होता है बालकों के व्यवहार को नियोजित करना। दो चीज होती है दोस्तों। क्या चीज होती है, एक चीज होती है बालकों के व्यवहार को आयोजित करना, एक चीज होती है बालकों के व्यवहार को नियोजित करना। देखिए आयोजित करने का मतलब क्या होता है कि बालक को पढ़ने के लिए चालू करना, स्टार्ट करना, एक बार उसकी रुचि जागृत कर देना कि हाँ मैं तैयार हूं पढ़ने के लिए, ये तो कहलाएगा आपका आयोजित। नियोजित का मतलब जो रुचि उसके अंदर उत्पन्न हो गई ना, तब तक वो रहनी चाहिए जब तक उस पाठ की पूर्णता की ओर न जाए, जब तक वो पाठ अपनी विषय वस्तु कंप्लीट न हो जाए, तब तक उसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए, नियोजित, जैसा आयोजित में हुआ था वैसा का वैसा बना हुआ रहना चाहिए। ये दोनों चीजें कहलाती है आयोजित एवं नियोजित। पढ़ने के लिए तत्पर करना, पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, यह कहलाएगा व्यवहार को आयोजित करना।
जो जिज्ञासा और जो रुचि उत्पन्न हुई है ना, वो पाठांत तक उसके अंतर्गत बनी रहे, उसको अपन क्या कहेंगे, व्यवहार को नियोजित करना। ये दोनों शब्द आपको याद रखना, आयोजित और नियोजित। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि शिक्षण के दौरान बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? उद्देश्य, प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान या प्रस्तुतिकरण। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना भाई, बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में उद्देश्य का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य जो होते हैं पूरी पाठ योजना के एक साथ में बनते हैं, केवल किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं बन सकते। इसको मैं पहले ही काट देता हूं, यह सही नहीं हो सकता दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं प्रस्तावना या पूर्व ज्ञान। देखिए यदि पूर्व ज्ञान सही होगा तो प्रस्तावना भी सही होगा, मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत पूर्व ज्ञान का समावेश रहता है, मतलब इन दो अगर सही होंगे तो इन दोनों में से एक सही होगा। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कभी भी व्यवहार को आयोजित, अरे प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होगा, पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पाठ पढ़ाना कब शुरू करोगे, जब बालक के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, तो इंटरेस्ट तो पहले पढ़ाने से पहले पैदा करना पड़ेगा, तो प्रस्तुतिकरण भी इसका आंसर नहीं होगा। दो कट गए, अब दो बच्चे अपने पास में, एक तो बच्चे प्रस्तावना और एक बच्चा पूर्व ज्ञान। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों में से सही कौन सा होगा। आप पूर्व ज्ञान को सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रस्तावना होती है ना दोस्तों, ये किस पर आधारित होती है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। व्यवहार यदि आयोजित होगा तो इस प्रस्तावना के आधार पर होगा, क्योंकि इसमें बालक के पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहां पे ये पूर्व ज्ञान भी नहीं होगा। यहां पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका प्रस्तावना। भाई कौन सा हो जाएगा, प्रस्तावना। बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका यदि कोई निभाता है तो वह निभाती है आपके प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं। और आपको भी कभी कोई पहले की चीज पूछ ली जाए ना, तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंतर्गत ना, बाकी नहीं आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की कहानी सुनते हो, जस्ट मैं आपको एक एज अ फ्रेंड बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई आपका एक दोस्त है जो उसकी ना कोई मोहब्बत भरी दास्ता बता रहा है ना, कि कोई मतलब गमगीन दास्ता बता रहा है, बड़ी दर्द भरी है। वो आपको दर्द भरी तब लगेगी जब वैसी की वैसी घटना कहीं ना कहीं आपके साथ में घटी होगी, बाकी आप उसको उतनी अच्छी फील नहीं कर सकते जितनी वो सुनाने वाला महसूस कर रहा है ना भाई। कारण होता है ना, देखो हम ना शायरी सुनाते हैं, हम भी जाते थे ना कभी कभी शायरी सुनाने के लिए। जो पहले था, जब मैं बाहर जाता था तो होटलों वगैरह में पहले मैं शायरी करता था, जब मैं बाहर वगैरह होते थे ना, वहां पे मतलब बड़े बड़े लोग वगैरह ड्रिंक्स वगैरह करते थे और मैं शायरी करता था वहां पे स्टेज वगैरह पे, तो लोग सुनते थे। तो कुछ लोग तो ऐसे बस जानबूझ करके नशे में वाह 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 कर रहे हैं आंखें खुला, लेकिन कुछ लोग जो होते थे ना एकदम डूब करके वाह वाह करते थे ना, उठ करके आगे गले लगा लेते थे, मतलब उनके अंदर एहसास होता था। तो वो जो बैठे हुए ना, क्योंकि वो शायरी कहीं ना कहीं उनके प्रीवियस नॉलेज पे या उनकी प्रीवियस क्रियाओं के ऊपर, जो पूर्व की जो क्रियाएं थी ना उनके ऊपर आधारित है, इसलिए उनको क्या लग रही है, अच्छी लग रही है। पहली लाइन अच्छी लग गई ना, दो लाइन अगर उनको दिल को छू गई तो आप 1 घंटे तक उसको कुछ भी पढ़ा लो, आराम से बालक क्या करेगा, आपसे जुड़ता हुआ चला जाएगा। एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है तो पहले पूर्व ज्ञान की चीज पूछो, जो बालक से रिलेटेड, जो बालक जानता हो, जो बालक जानता होगा उसके अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक उस चीज का आ जाएगा। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई। अरे बहुत खेल खेले हमने जिंदगी में ना, ये यहां तक का सफर ऐसे ही नहीं कटा है ना, यहां तक आने में हमने बहुत पापड़ बेले हैं। ये तो समझ लीजिए कि हम जो बोल रहा हूं ना, ये एक अनुभव है जो हमने कितने सालों से एकत्रित किया था और अब जाकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना। ये बोलने के तो भगवान मां सरस्वती आशीर्वाद है ना, जो कब से ही थी। मैं मतलब लगभग 2010 से ना स्टेज के प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज से लगभग 11 साल हो गए मुझे स्टेज पे बोलते बोलते, लोगों को, पब्लिक को संभालते संभालते ना। अब पिछले 2 साल से मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूँ समझाने के लिए। तो इस फील्ड में भी आप लोगों की दुआएं और प्यार इतना अच्छा मिल रहा है कि मुझे छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अभी से एक बार रीड तो करते फिर देखा जाएगा, है ना। प्रस्तावना जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। नियोजित करने के लिए प्रस्तुतिकरण उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। नियोजित करने के लिए अगर पूछ लिया आपके कि शिक्षण के दौरान पाठ को नियोजित, बालकों के व्यवहार को नियोजित करने में सर्वाधिक भूमिका कौन निभाता है, तब तो आपका उत्तर प्रस्तुतिकरण सही हो जाएगा। और आयोजित करने में आ जाए तो प्रस्तावना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडी, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन है भाई, असत्य। हर बार की तरह मेरी आदत डाल दो, मैं कैसे करता हूं, असत्य और नहीं को गोला, ऐसे करने की आदत लगा देना, बहुत फायदा मिलेगा इसका, है ना दोस्तों। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं अपन। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तावना जो है बालकों के प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होती है। प्रस्तावना बालक को निरुत्तर, प्रस्तावना में बालक का निरुत्तर होना आवश्यक है कि बालक उसका उत्तर निरुत्तर दे दे, यह प्रश्न है। प्रस्तावना बिना प्रश्न के भी की जा सकती है या उपयुक्त सभी, है ना दोस्तों। प्रस्तावना आप सब जानते हो, पूर्व ज्ञान की आपने खैर की रही ना, इस प्रकार के आप प्रश्न बना करके ले जाते थे दोस्तों। गाय के कितने पांव होते हैं, 4,
है ना, गाय के कितने सींग होते हैं, 2, गाय के कितनी पूंछ होती है, 1, गाय हमें क्या देती है, दूध, और आप गाय के बारे में क्या जानते हो, निरुत्तर समस्यात्मक प्रश्न। तो बालकों आज हम गाय के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। इस तरह की प्रस्तावना आप लोगों ने बनाई होगी क्योंकि सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी आप कैसे बता सकते हो कि बालक इस प्रश्न के ऊपर निरुत्तर हो जाएगा, कैसे बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते कि चौथे प्रश्न का उत्तर आंसर बालक, आपने कहा आप गाय के बारे में और क्या जानते हो, मान लो बच्चे ने खड़े होकर के कह दिया कि गाय हमारी माता है, क्या कर लोगे आप? जवाब तो आ गया अपने पास में। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि बालक निरुत्तर हो जाएगा। कोई भी बालक कोई भी आंसर वहां पे दे सकता है। वहां पे या तो संभावित उत्तर लिख दो, समस्यात्मक प्रश्न लिख दो, ये सही हो सकता है। निरुत्तर शब्द कभी भी सही नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। बिल्कुल प्रस्तावना के प्रश्न आपको किसके आधार पर करने, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर करने हैं ना भाई। अलग अलग तरीके, अगर मुझे बोला जाए कि आप गाय के ऊपर प्रस्तावना करने में, कभी नहीं कहूंगा गाय के सींग होते कि नहीं होते। मेरा पहला प्रश्न भी होगा गाय किस किसके घर में है, ये बालक का प्रीवियस नॉलेज है। बालक खड़े करें, आपके घर में कौन कौन से कलर की गाय हैं, आपके गांव कौन कौन से कलर की गाय हैं, ये ना पता जाएगा गाय के कौन कौन से बछड़े हैं, है ना, आपने और कौन कौन से कलर की गायें देखी है ना, गाय में होने वाली, आपकी गायें कभी बीमार पड़ती हैं, इस तरह के प्रश्न पूछो। हाँ बोलती है बीमार पड़ती है तो आप किसको बुलाते हो, डॉक्टर को। आप गायों की कितनी बीमारियों के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, तो चलो फिर अपन डालते कि आज पशुओं में होने वाली जानकारी के बारे में पढ़ें, पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से बनाई जा सकती है। तो प्रस्तावना बनाने का एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यह व्यवहार को क्या करता है, आयोजित बालकों को पढ़ने के लिए तत्पर करती है कि नहीं मुझे अब पढ़ना है, जागृत होते हैं बच्चे। तो प्रस्तावना करना शिक्षण का, मुझे अगर पूछा जाए कि पाठ्य योजना के अंतर्गत सबसे मुश्किल काम क्या है, 2 काम सबसे मुश्किल दोस्तों, एक तो प्राप्य उद्देश्य का निर्माण करना और दूसरी प्रस्तावना का निर्माण करना। बाकी सब काम आसान है, बाकी सब काम अपने आप हो जाए, क्योंकि बालकों के व्यवहार को आयोजित करना सबसे मुश्किल काम है, पढ़ने के लिए तत्पर करना सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने कहा था ना, घोड़े को पकड़ करके आप है ना पानी के पास ले जा सकते हो, जब तक पानी नहीं पिला सकते हो तब तक उसके अंदर उसका मन न हो या उसको प्यास न लगे। तो बालकों को स्कूल में तो आप ले आए, लेकिन पढ़ने के लिए प्यास तो जगानी पड़ेगी ना अंदर, तब बालक के अंदर ज्ञान जाएगा। तो इच्छा तो जागृत करनी पड़ेगी, और इच्छा जागृत कौन करती है, ये प्रस्तावना आपकी इच्छा जागृत करती है। तो ये तो बिल्कुल सत्य कथन है भाई, पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में बालक का निरुत्तर होना आवश्यक नहीं है, यह भी बिल्कुल सत्य, कोई जरूरी नहीं है निरुत्तर होना। बालक उत्तर दे रहा है फिर भी आप उद्देश्य कथन कर सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, यह भी सत्य है। प्रस्तावना बिना, ये देखो दोनों सत्य हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा, इसको काट दो पहले, और दोनों सत्य है तो इनको भी काट दो भाई। 2 सत्य हो गए तो उपयुक्त सभी कैसे होंगे, सही नहीं होंगे, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। 2 सत्य निकल गए, उपयुक्त सभी सही नहीं होगा, 2 ऊपर वाले कट गए, सही वाला ऑटोमेटिक बिना पढ़े ही मैं तो इसको राइट कर दूंगा, पढ़ना ही नहीं, क्या पढ़ना है। प्रस्तावना बिना प्रश्न के भी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रस्तावना भी एक प्रकार के प्रश्नों का प्रकार है। प्रस्तावना प्रश्न, उसमें एक न एक प्रश्न तो आपको बालक को पूछना पड़ेगा, है ना, कुछ न कुछ तो पूछना पड़ेगा। प्रश्न नहीं पूछोगे तो संदर्भित बात पूछोगे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। बिना पूछे आप प्रस्तावना कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि मिनिमम 5 से 7 प्रश्न प्रस्तावना में होने चाहिए। लेकिन यदि आप कोई कहानी, कथन, संदर्भ ग्रंथ या कोई वाक्यांश या कोई वाकया सुना करके प्रस्तावना करते हो तो कम से कम आपको एक प्रश्न तो वहां पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पे उपयुक्त सभी सही ना होकर के कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ज्यादा समझा रहा हूं आज, है ना, इतना भी नहीं समझना चाहिए। विद्यालय में वन महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि आप विद्यालय में कौन सा महोत्सव मना रहे हो, वन महोत्सव एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हो, उस कार्यक्रम का नाम है वन महोत्सव, है ना। अब उस वन महोत्सव मना रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वन महोत्सव आप क्यों मना रहे हो दोस्तों। मुख्य उद्देश्य पूछा है इसने कि वनों में होने वाली आय बढ़ाना, यानी कि वनों में होने वाली आय बढ़ाना, कि वनों से पैसे कमाए जाए, ये उद्देश्य। वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी विकसित करना, वन की सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागृत करना, ताकि वो ना अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी अपने इंटरेस्ट के अनुसार वनों का संरक्षण कर सकें, क्या ये उद्देश्य है। वनों के लाभ से जनता को परिचित कराना, कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते उसके फायदे बताना, या वनों को नष्ट होने से बचाना। किसके लिए पूछ रहा है ये, विद्यालय में वन महोत्सव। अब आपने स्कूल के अंदर वन महोत्सव क्यों किया है दोस्तों, देखो वनों की आय बढ़ाना तो इसके लिए तो आप नहीं कहोगे, बिल्कुल सत्य सी बात है, और वनों को नष्ट होने से बचाना इसके लिए हो सकते हैं, लेकिन इतना प्रभावी नहीं है। ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। एक तो कह रहा है कि वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी विकसित करना, एक वनों के लाभ से जनता को परिचित करना, दोनों एक बात है दोस्तों। इस जन भागीदारी विकसित करने के अंतर्गत वनों के लाभ अपने
आप आ जाएंगे। आप लोगों को बोलोगे कि आपको वन लगाने चाहिए, वन को विकसित करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? इसके ये लाभ है। तो इस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में सी अपने आप समाहित है। तो इसको मतलब इसको मैं सही ना करके मैं किसको सही करूंगा? बी वाले को सही कर दूंगा। ये ज्यादा पावर लग रहा है मुझे कि वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी विकसित करना, ये मुझे ज्यादा अच्छा। इस तरीके से भी आप ऑप्शन के आंसर दे सकते हो। कई तरीके हैं ऑप्शन काटने के दोस्तों। यदि आप, मैं कह रहा हूं कि आपकी विषय वस्तु का, ये गारंटी के साथ में कह रहा हूं, यदि आपके जो सिलेबस है उसका यदि आप 60% ज्ञान भी रखते हो दोस्तों, कितने परसेंट? 60% यदि आप उसका सिलेबस का नॉलेज रखते हो, आपके जो सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसका 60% ज्ञान भी यदि आपको है, तो मैं कह रहा हूं कि 60% नॉलेज वाला आदमी रीट को क्लियर कर सकता है यदि उसको प्रश्नों के आंसर देने का तरीका सही आए। अगर सही तरीके से उसको आंसर देना आ गया है तो उसको कोई रीट में नहीं रोक सकता। दोस्तों यहां मेहनत लगती है। मैंने कहा ना, सुकरात ने एक बात कही थी, बहुत बड़ा दार्शनिक था दोस्तों, है ना। सुकरात ने बहुत भारी भारी बातें कही है। सुकरात के कभी दार्शनिक बातें बढ़ना है ना दोस्तों, है ना। सुकरात ने कहा था, सुकरात ने खैर आपकी शादी के लिए भी कहा था, ये बात सुनेगी नहीं सुनी? सुकरात की बहुत अच्छी लगती है मुझे। सुकरात ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो आदमी को शादी कर लेनी चाहिए। पत्नी अच्छी मिलेगी तो जीवन खुशहाल रहेगा, और पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी तो आप दार्शनिक बन जाओगे। यानी कि या तो अच्छी मिलेगी तो उसके साथ में आनंद से रहना, और नहीं मिले तो नारी के व्यवहार को पढ़ करके दार्शनिक बन जाना, है ना। दोनों ओर से आपके फायदे। इतने उन्हीं आदमी ने एक कहा था कि प्रश्न को समझ लेना, उत्तर आधा उत्तर दे देना है। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया इसका मतलब आपने आधा उत्तर दे दिया। इतना महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। कभी कभी पढ़ा करो इन साइंटिस्टों के नाम, अरस्तु, सुकरात वगैरह, प्लेटो वगैरह, केवल नाम याद रहे। सुकरात ने तो बहुत भारी भारी, मेरे एक पसंदीदा दार्शनिक में से एक है दोस्तों सुकरात। अरे बहुत डायलॉग है सुकरात के, है ना दोस्तों। ये सब मस्ती वाले विषय हैं। कारण क्या है कि हम लोग मस्ती हर की, आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग चेतन भगत के उपन्यास पढ़ते हैं कि चेतन भगत के ना उपन्यास पढ़ लो। क्या उपन्यास है? मैंने एक दिन पढ़ने की कोशिश की, 5 पेज पढ़ा और मुझे अटपटा सा लगा। ले दे करके उनके पास में एक टॉपिक बचा हुआ रहता है, उसके साथ में कोई टॉपिक है नहीं, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। क्या उपन्यास है इनके? अरे उपन्यास पढ़ना ना, संस्कृत शिक्षण के पढ़ो, हिंदी साहित्य के पढ़ो। अरे सबसे ज्यादा अगर आपको बहुत बच्चे देंगे अरे चेतन भगत के रोमांटिक होते हैं, क्या रोमांटिक होते हैं? एक बार है ना कुमार संभवम पढ़ करके देख ले तुम, है ना। मेघदूत पढ़ करके देख ले, कालिदास की क्या रोमांटिक होती है उस चीज में देख के देख कितना कालिदास ने उसके अंदर रोमांस भर रखा है ना। कल्पना भी नहीं कर सकता है आदमी जितना उसने अंदर भर रखा है ना। अपन चेतन भगत में ऐसे अंदर ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, शब्दकोश भी बढ़ रहा है आपका, आपकी विविध क्षमता भी बढ़ रही है, आपको एक साहित्य का ज्ञान भी हो रहा है, और साथ साथ में आपकी इंटरेस्ट जो है उसकी भी पूर्ति हो रही है। ऐसे उपन्यास पढ़ा करो दोस्तों। ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं अपन को। उन लोगों का मतलब क्या कर्ज अदा करना चाहिए, उन लोगों का अपने ऊपर कर्ज है जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य अपन को देकर के गए ताकि अपन अपने ज्ञान के विस्तार को बढ़ा सकें। अब नया साहित्य नहीं लिख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लिख करके गए ना उनको तो पढ़ना चाहिए। आगमन निगमन विधि है, बहुत गरीब प्रश्न है दोस्तों। आगमन निगमन विधि है एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी या एक समान। पहले इस एक समान वाले को काटो और दूसरा एक दूसरे के विपरीत वाले को काटो। प्रतिद्वंदी का मतलब यही होता है दोस्तों। यहां पे उत्तर सही हो जाएगा एक दूसरे के पूरक, है ना। आगमन और निगमन विधि कैसी है? एक दूसरे की पूरक विधि है, जो एक दूसरे के लगभग समान रूप से भी चलती है और लगभग दोनों का प्रयोग एक दूसरी विधि में भी होता है। इसीलिए इनको कहते हैं ये एक दूसरे की कौन सी विधि कहलाएगी? तो ये एक दूसरे की पूरक विधि कहलाएगी दोस्तों। ये लीजिए आपका एक और गरीब प्रश्न कि एक अध्यापक कक्षा में एक साथ धर्म, कर्म, मर्म, चर्म जैसे शब्दों को एक साथ सिखा रहा है, वह किस शिक्षण विधि का उल्लेख कर रहा है? यह कह रहा है कि एक टीचर है जो बालकों को कौन कौन से शब्द, ऐसे एक जैसे शब्द, एक है आपके चर्म, एक है आपके कर्म, एक है आपका मर्म, एक है आपका धर्म, ऐसे शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हुए बालकों को सिखा रहा है। वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि या संगति विधि? इस संगति विधि को काट दो, अक्षरबोध विधि को काट दो। यह अनुध्वनि विधि केवल आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर ने दी है। यहां पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि दोस्तों? ध्वनि साम्य विधि, जिसको अपन कहते हैं फोनेटिक मेथड। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड, जिसके जनक कौन है? तो उसके जनक का नाम तो मैं कई बार आपको बता दिया, माइकल महोदय। क्या नाम है दोस्तों? माइकल जैक्सन जो है ना, हाँ माइकल महोदय। माइकल जैक्सन ध्वनि पर डांस करता था, और संगीत में क्या होती है? ध्वनि होती है। उससे भी आप पता रख सकते हो, माइकल इनके जनक है। इसमें क्या होता है कि एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए चर्म, मर्म,
कर्म, धर्म, ये जो प्रश्न है वो कैसे हैं, एक जैसी ध्वनि वाले। तो एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ कौन सी विधि में सिखाया जाता है, तो ध्वनि साम्य विधि में सिखाया जाता है। सी वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। ये लीजिए भाई, स्वराघात किस विधि के अंतर्गत मुख्य है। स्वराघात का मतलब स्वरा किस ग्रंथ के अंदर मुख्य है, माने कि किस विधि के अंतर्गत स्वरघात यानी स्वरों का घात लगाना, स्वरों के ऊपर बल देना, कौन से स्वर का प्रयोग कितना लंबा छोटा वगैरह करना है, यह किस विधि के अंदर मुख्य रूप से प्रयोग में आता है भाई। अक्षरबोध, रसास्वादन, कहानी या कविता, इनमें से किस विधि के अंतर्गत, ये पूछ रहा है किस विधि के अंतर्गत स्वराघात सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, स्वराघात जितने भी होती है, स्वराघात, बलाघात, है ना, ये जितने भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं। और पद्य शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है, वह है आपके रसास्वादन विधि। ये कहानी विधि, कविता विधि नहीं। स्वराघात, बलाघात किस विधि के अंतर महत्वपूर्ण होगा, रसास्वादन विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाएगा। रसास्वादन कौन सी विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है, जिसमें है ना सुर, ताल वगैरह, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, लय, गति, स्वराघात, बलाघात सबका क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो रसास्वादन विधि जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बोलने के आवश्यक तत्व हैं, बोलने के, है ना, आप जो बोलते हो उसके आवश्यक तत्व कौन से, जरूरी तत्व क्या है। आप जो बोल रहे हो, आप जो बात कर रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या करे भाई, गर्मी भी अब है तो है। आप ऐप खरीद ही नहीं रहे हो, बाकी मैं ऐसी लगा दूं, है ना, इनकम होगी तो खरीदेंगे ना, मजाक कर रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं, आवश्यकता हो तो ही खरीदें, कोई ऐसी दबाव नहीं है ना दोस्तों। बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं कल्पनाशीलता, अर्थ ग्रहण, भाव एवं विचार, स्वर एवं व्यंजन। दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, कल्पनाशीलता, अर्थ ग्रहण, भाव एवं विचार या स्वर एवं व्यंजन, किसके लिए पूछ रहा है, बोलने में क्या जरूरी। आप बोलते हो, बात करो, मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या जरूरी है, क्या कल्पनाशीलता जरूरी है, अर्थ ग्रहण जरूरी है, स्वर व्यंजन। देखो बोलने में अर्थ ग्रहण इतना जरूरी नहीं है, सुनने में अर्थ ग्रहण महत्वपूर्ण। कल्पनाशीलता कहानी वगैरह के लिए ठीक है, स्वर व्यंजन की जगह ठीक है, भाव एवं विचार सबसे महत्वपूर्ण है ना। बोलते समय एक तो आपके भाव कैसे हैं और आपके विचार कैसे हैं, यही निर्भर करता है कि बोलने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपके भाव और विचार। जिस व्यक्ति के पास में भावा अभिव्यक्ति की ताकत अच्छी होती है, और विचार क्या है, विचार ही तो शिक्षा है। आपको बताया ना, हर्बर्ट ने क्या बताया था, विचारों का व्यवहारीकरण कर देना ही शिक्षा है। तो विचार का मतलब जिसके पास में जितने अधिक विचार हैं उसके पास में उतना अधिक क्या है, ज्ञान है। उन्हीं विचारों को हम दूसरों के पास में पहुंचाते हैं। तो यहां पे भाव एवं विचार की बात की गई है। तो बोलने में जो सबसे अधिक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, भाव एवं विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो यहां पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आनंद आ रहा है ना भाई, सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये लीजिए, शिक्षण विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में उपयुक्त है। ये कह रहा है ऐसी शिक्षण विधि जो बालकों में लोकतांत्रिक या उसको अपन कहते हैं जनतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। कौन सी विधि है दोस्तों, व्याख्या विधि, इसको पहले काट दो, गतिविधि विधि को भी काट दो, ऐतिहासिक विधि को भी काट दो, विचार मंथन विधि, ये आपको लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करती है। प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक जिसको अपन कहते हैं, उस दृष्टिकोण का विकास कौन करती है, विचार मंथन विधि। किसी भी समस्या के ऊपर सोच सोच करके, दिमाग के साथ, चिंतन मनन तर्क के साथ में क्या करना, उसका पता लगाना कि क्या सही और क्या सही नहीं है, कौन सी चीज सही है, कौन सा गलत है। इसका ध्यान किससे पता चलता है, विचार मंथन विधि के द्वारा चलता है। तो आपसे पूछ लेगी भी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने की सबसे उपयुक्त विधि, जिसको अपन जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक भी कहते हैं, वह कौन सी विधि है, तो वह है आपके विचार मंथन विधि। कौन सी विधि है दोस्तों, विचार मंथन विधि। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा भाई, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, खेल के बारे में पूछ रहा है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, या बालकों का ध्यान बांटने में। देखिए सबसे पहले तो ध्यान बांटने वाली बात को दूर कर दो और खिलाने वाली बात को दूर कर दो, इन दोनों का खेल से कोई संबंध नहीं है। यहां पे खेल एक ऐसी प्रक्रिया का बात पूछ लिए, मतलब कहीं ना कहीं इसने ना अप्रत्यक्ष रूप से किसकी बात पूछ ली है, खेल विधि की बात पूछ ली है। किसके बारे में पूछ लिया, इसने खेल विधि के बारे में पूछ लिया है। तो अब यहां पे ध्यान रखना भी, बालकों को पढ़ाने में या बालकों को सिखाने में, दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा।
दोस्तों पढ़ाने में केवल पढ़ना पठन कौशल, सिखाने के अंदर पढ़ना ऑटोमेटिक आ रहा है। मतलब ये ए वाला ऑप्शन सी वाले में पहले से समाहित है। बालकों को सिखाना मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया, आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, सब लिखना सब आ गया, लेकिन केवल पढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि बालकों को पढ़ाने का मतलब क्या होगा, पठन। तो खेल विधि से केवल पढ़ाते थोड़ी है, खेल विधि से बालकों को सिखाते हैं। तो ये ए वाला तो इसके अंदर पहले से समाहित है, तो ये ए नहीं होगा, ये सी वाला यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि खेल विधि का जो सर्वाधिक प्रयोग या खेल परिक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो बालकों को सिखाने के लिए किया जाता है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई आ रहा है ना आनंद, ना सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहां पे सही हो जाएगा। भाई ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। किसके लिए पूछा है इसने, व्याकरण शिक्षण के लिए, है ना। हिंदी संस्कृत के अंदर व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जाता है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। निगमन विधि ये 100% व्याकरण की विधि है, प्रयोगशाला विधि डोट करते हैं एक बार, सूत्र विधि बिल्कुल व्याकरण की विधि है, आगमन विधि बिल्कुल व्याकरण की विधि है। तीनों निगमन, सूत्र विधि और आगमन, है ना। ये सूत्र विधि परंपरागत है, आगमन विधि काल से चली आ रही है, निगमन नवीन विधियों के अंतर्गत आती है। प्रयोगशाला आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि जो है ना, यह व्याकरण की विधि नहीं है, यह विज्ञान और गणित जैसे विषयों में प्रयोगीकरण करने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, है ना, उसके लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये कहलाती है आपकी प्रयोगशाला विधि, इसमें बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कविता पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, है ना, भाव, भाषा सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अंतर कथाएं या छंद विधान। देखिए छंद विधान का भी जरूरी, अंतर कथाएं का तो कोई रोल भी नहीं है, और भाषा सौंदर्य भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है दोस्तों, भाव सौंदर्य। क्योंकि कविता भाव से चलती है। किससे चलती है दोस्तों, कविता के अंदर क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, रस होना चाहिए, तब मेन क्या है, भावित हैं। जिस चीज से आप पढ़ोगे उस चीज से क्या आएगा दोस्तों, आनंद आएगा। ओज की कविता सुनोगे, हम धारदार कविता सुनाओ, इसके अंतर्गत ये था, तब तो ओज की कविताओं में भी आनंद आएगा, है ना दोस्तों। फिर अपन प्रेम की कविता सुनाओ, मिठास के साथ में सुनाओ, प्रेम की कविताएं भी अच्छी लगेगी। फिर रस होना चाहिए दोस्तों, अगर रस नहीं है ना, उस तरीके से नहीं सिखाओगे ना, जैसे हरिओम पंवार जी कुमार विश्वास की तरह पढ़े, कुमार विश्वास हरिओम पंवार जी की तरह पढ़े, तो तर्ज बैठे ही नहीं कि कुमार विश्वास प्रेम का कवि है, हरिओम पंवार ओज के कवि है। दोनों को कविताओं को अपने अपने लहजे से, इसलिए हरिओम पंवार पढ़ते तब उनके चेहरे पे तेज रहता है, और कुमार विश्वास पढ़ता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि वो प्रेम गा रहा है, स्नेह गा रहा है, और हरिओम पंवार क्या गा रहे हैं, ओज गा रहे हैं, तेज गा रहे हैं, तो उनके चेहरे पे क्या रहेगा, एक अलग ही भाव रहेगा दोस्तों, है ना। तो भाव सौंदर्य इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि अंदर शब्दों से कौन से भाव निकले जाएंगे। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, क्योंकि, है ना, क्या पूछ रहा है भाई, आप एक टीचर बनना, आपके लिए प्रश्न, आप एक टीचर बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है इसलिए, बिल्कुल सही है आपके लिए तो, है ना। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए टीचर बन रहे हैं, अब वेतन बढ़िया हो गया है, शानदार, है ना। ज्वाइनिंग करते ही 20-25 हज़ार रुपए तो खाते में आ ही जाएंगे थर्ड ग्रेड में। 2 साल के हुए ये हो गई अपने 30-35 हज़ार रुपए सैलरी, और 5 साल 7 साल होते हुए पहुंच जाएंगे 70-75 80 90 हज़ार के आसपास। क्या करना है ना, 6 घंटे स्कूल में जाना है, चेयर पर बैठे रहेंगे, महीने होते ही अकाउंट के अंदर ये आ गए 90 हज़ार 1 लाख रुपए। बिल्कुल वेतन अच्छा हुआ, इसलिए शिक्षक बनना चाह रहे हैं ना, इसलिए तो इतनी भीड़ बढ़ी है ना। अभी मैं कह रहा हूँ शिक्षक की सैलरी कर दो 5,000 रुपए मंथली, या 18 लाख या 8,000 फॉर्म नहीं भरेंगे, मैं कह रहा हूं ना, नहीं भरेंगे 8,000 फॉर्म। शिक्षक की सैलरी कर दो 5,000 रुपए महीने, या आपकी जो फॉर्म भरे होंगे ना 16 लाख फॉर्म, 16.5 लाख फॉर्म, 16,500 फॉर्म नहीं भरे, 1650 नहीं भरे लोग, क्या बात कर रहे हो, है ना। सत्य बात तो यही है, लेकिन अपन इसको सही नहीं कर सकते। इस पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। टीचर बन जाओ और अलग से कोचिंगों पर पढ़ाने के लिए चले जाओ। बहुत सारे टीचर है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, विद्यालय से छुट्टी ले लेते, कोचिंग को पढ़ाने के लिए जाते हैं। निठल्ले टीचर है, वो अपने आप के साथ में नहीं, बच्चों के विश्वास के साथ में, बच्चों के साथ में, राष्ट्र के साथ में वो टीचर क्या कर रहे हैं दोस्तों, धोखा कर रहे हैं। जो चालू पीरियड के अंतर्गत अपनी विद्यालय से छुट्टी करके दूसरे संस्थानों पर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, जो पहली जिम्मेदारी है उन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे टीचर हैं जो है ना महीने महीने की छुट्टी लेके बड़े बड़े कोचिंग पर पढ़े, वहां पे उनको तैयारी करवा रहे हैं, मैं ये प्रोफेसर हूं, मैं ये। भाई प्रोफेसर हो तो बच्चों को पढ़ाना, पहले आप कॉलेज के स्कूल के टीचर हो, पहले बच्चों को पढ़ाओ। यहां क्या कर रहे हो, ये बड़े बच्चे पढ़ लेंगे, वैसे भी आपकी जिम्मेदारी वहां है। तो जो टीचर वहां जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है वो यहां क्या निभाएगा। ये तो अपने देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है ना दोस्तों। पता है मेडिकल लगा रहे हैं 2-2 महीने कर कोचिंग को पढ़ा करके पैसे कमा रहे हैं, है ना, गलत बात है ये। अपने कर्म के प्रति ईमानदार न होना राष्ट्र के विनाश का संकेत है।
है ना, आपकी शिक्षण में रुचि है, बिल्कुल सही आंसर तो ये होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये केवल 1% टीचर ही बनेंगे। कितने परसेंट टीचर बनेंगे दोस्तों? केवल 1% टीचर ही बनेंगे जिनकी वास्तविकता में शिक्षण में रुचि है। बाकी सब आप सब तो बनोगे क्योंकि आप शिक्षण विधियां पढ़ने आ रहे हो ना। शिक्षण विधियां पढ़ने आ रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपके शिक्षण में रुचि है। शिक्षण विधि वही तो पढ़ता है ना कि मुझे स्कूल में जाकर के ये सारी चीजें प्रयोग में लानी है, इसलिए वो शिक्षण विधियों को पढ़ रहा है ना। एक टीचर को शिक्षण विधियों का ज्ञाता होना चाहिए, अच्छे टीचर के गुण है, तो वहां पे आप सबका तो इंटरेस्ट है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो इंटेलिजेंट है, आपके अलावा जो बच्चे हैं ना उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है, यह भी हो सकता है, जबकि देखिए प्रश्न में ये तीनों बातें सत्य हैं टीचर के लिए, लेकिन मजबूरी देखो आदमी की, इस सीख को क्या करना पड़ रहा है, अपन को सही करना पड़ रहा है। लेकिन आंसर सही है, लेकिन वास्तविकता में टीचर इन तीनों कारणों से ही अधिक बनते हैं, इस कारण से बहुत कम बनते हैं दोस्तों। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सही है। बुरा मत मानना दोस्तों, मैं बहुत सत्य बोलता हूं, मेरी एक आदत है सच बोलने की, क्योंकि देखो आप किसी भी चीज से मुकर नहीं सकते हो। आप अपने जीवन में प्रसन्न हो, आप अपने जीवन में अपना एक रेपुटेशन रखते हो, अपनी इज्जत रखते हो, किसी के नीचे दब करके काम नहीं करो तो कह देना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है दोस्तों। नहीं है तो नहीं है, तो इसीलिए कभी सच बोलने की हिम्मत रखा करो। ये जितने भी कर्मचारी है ना, इनके ऊपर आप दबाव नहीं बढ़ा लो, ये धीरे धीरे निठल्ले हो जाएंगे ना दोस्तों, आपका काम भी ढंग से नहीं करेंगे। कभी भी किसी का भी काम अटक दबाव डाल के उनके ऊपर क्या कराया करो दोस्तों, काम कराया करो, तब इनको पता चलता है कि चीज है कि आप देश के नागरिक हो, आपके अधिकार हैं ना। ये जितने भी लोग ये आपके सर्वेंट है, आपका काम करना इनकी जिम्मेदारी है। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई टीचर 1 महीने की छुट्टी लेकर के किसी प्राइवेट कोचिंग पर पढ़ाने के लिए जा रहा है, ये देश के साथ में सरासर धोखा है। उस टीचर के साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों? कंप्लेन होनी चाहिए उस टीचर की, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए ना, उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये देश के साथ में क्या कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ में धोखा हो रहा है ना भाई। टीचर बन गए और वहां से मेडिकल लेकर के पढ़ाने जा रहे हो। मेडिकल का मतलब क्या? बीमार हो तो घर बैठो, मेडिकल लगा रखा है, कोचिंग में पढ़ा रहे हो। गजब। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान संबंधी प्रश्न, पूर्ति संबंधी या लघु उत्तरीय, आपको पता है ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये भी वस्तुनिष्ठ, ये भी वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय नहीं होगा। कभी कभी मैं भावावेश में कुछ ज्यादा बातें बोल जाता हूं दोस्तों, है ना, तो आवश्यकता नहीं है आपको नाराज होने की, क्योंकि बातें तो सत्य होती है ना, गलत तो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। मुझे ऐसे टीचरों से काफी किस चीज को, एक टीचर भी थे जो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनका खुद का कोचिंग चलता है, उस कोचिंग में 8 घंटे वो पढ़ाते हैं, तो मैं उनकी कोचिंग पे जाना भी पसंद नहीं करता। कितनी बार उन्होंने मुझे बोला भी होगा, मैंने कहा नहीं आना गुरुदेव। क्यों नहीं आना? कि आप खुद तो अपने काम के प्रति जिम्मेदार होनी, ईमानदार होनी। जो बच्चे कोचिंग आ रहे हैं उनके प्रति कौन सी ईमानदारी होगी? तो गलत बात है ना, जो गलत है दोस्तों, ये सही है। तो ईमानदारी अपने कर्म के प्रति होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो आपकी आज सीरीज है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। बहुत अच्छी संख्या में, जितनी भी संख्या में आप आए हो उसके लिए आपको सैल्यूट, उसके लिए आपको धन्यवाद, उसके लिए आपका आभार। और अभी तक यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आज ही कन्हैया एजू सेंटर के नाम से हमारा ऐप है, उस प्ले स्टोर में जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कीजिए, स्टोर में जाकर के अपने कोर्स को परचेज कीजिए। और कोर्स को गुरु पूर्णिमा तक जो बच्चे कोर्स को परचेज करेंगे उनको उस कोर्स के अंतर्गत ई बुक भी फ्री दी जाएगी। गुरु पूर्णिमा के बाद में हम क्या करेंगे, ई बुक आपको अलग से लेनी पड़ेगी, ऐप के अंदर आपको ई बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो गुरु पूर्णिमा अभी तक दूर है, 5-7 दिन बचे हुए हैं, तब तक मन लगा करके ले लीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, मजबूत तैयारी कीजिए। 199 रुपीज कौन सी बड़ी बात है दोस्तों। आजकल हम लोग जहां 2-5 दोस्तों के साथ में बैठते हैं वहां पे 200-400 रुपए ऐसे खत्म हो जाते हैं। 199, हालांकि 1 रुपए भी बड़ी बात होती है, मैं मानता हूं, लेकिन 199 रुपीज दोस्तों 1 महीने का रिचार्ज तक नहीं है आपके लिए। तो आराम से कोर्स को लीजिए, तैयारी को मजबूत कीजिए। उस कोर्स के अंदर मैंने वीडियो क्लासेस और ई बुक कंप्लीटली कर दी है। अब जो मैं चलाने वाला हूं इसी तरीके की एक प्रश्नोत्तरी चलाऊंगा, वहां पे मैं टॉपिक वाइज 50-50 प्रश्न, पर टॉपिक के 50 प्रश्न, 30 प्रश्न, 20 प्रश्न, जैसा टॉपिक का वेटेज है उतने प्रश्न मैं करवाऊंगा, ताकि बच्चों को प्रश्नों के साथ भी क्लियर हो जाए। मतलब मैं कम से कम 2-1 हजार प्रश्नों का मामला तो ऐप के अंदर भर दूंगा, इतने प्रश्न मैं वहां पे देने वाला हूं। मेरा बहुत अलग स्टाइल है, मेरा काम है 50 में से 50 नंबर बालकों के निकलवाना, और वो मैं निकलवा के रहूंगा कैसे भी करके, है ना। साम दाम दंड भेद सारा प्रयोग कर दूंगा। तो मस्ती में रहे, आनंद में रहे, तैयारी करते रहे, उत्साह उमंग जोश के साथ में बने हुए रहे। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, या ऐप पे जाकर के मैंने चैट का ऑप्शन दे रखा है, वहां पे ना मैसेज करके भी मुझे अपनी जानकारी दे सकते हैं। कुछ भी समस्या का हल, आपका समाधान जो है मैं करने की कोशिश करूंगा। मेरी मंगलमय कामनाएं आपके साथ में है। मिलते हैं कल फिर से एक अट्रैक्टिव प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।